देहरादून पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस पूरी तरह खाली था। वीरा ने उन सब को वहां से भेज दिया था और प्रिंसिपल की तरफ देख रही थी जो काफी घबराया हुआ था। उसने कहा, अगली बार आपको परेशानी नहीं होगी, हम जल्दी यहाँ से सब हटा देंगे, पर यह नहीं कह सकते कि स्कूल में रेगुलर आना हम कंटिन्यू कर सकते हैं और इसका रीजन आप अच्छे से जानते हैं। प्रिंसिपल ने नहीं सोचा था कि वीरा उसे किसी तरह का एक्सप्लेनेशन देगी। उसे तो लग रहा था कि वह उसे भी यहाँ से भगाने वाली है। उसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, मैं समझ सकता हूँ। वीरा ने रावी का हाथ पकड़ा और उठकर क्लासरूम की तरफ चली गई। शिव अभी भी वहीं खड़ा था। उसने आगे बढ़कर को एक फाइल प्रिंसिपल को दी और कहा, आप इसे देख लीजिए। प्रिंसिपल ने अपने हाथों में रखी फाइल को पढ़ा और उसकी बड़ी बड़ी हो गई लड़कियों ने देहरादून पब्लिक स्कूल खरीद लिया था और वहाँ की नई ओनर वह दोनों थी। ये देखकर उसका दिल ठंडा पड़ने लगा था। वह किस्मत को कोस रहा था कि काश उसके पास भी ऐसे बच्चे होते, या फिर जितनी काबिलियत उन दोनों लड़कियों में है उससे आधी उसके बच्चों में होती। स्कूल से निकलकर रावी और वीरा सीधे आरएस कॉर्पोरेशन चली गई। वीरा ने देखा उसकी बहन अपनी चेयर पर बैठकर अपने फोन को घूर रही थी। उसने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? रावी ने अपना सिर ऊपर करा और कहा, क्या मैं ग्रैंडपा को फोन करूं? वीरा ने एक नज़र उसे देखा और वापस फाइल को पढ़ते हुए कहने लगी, मैंने रात में किया था, अब वह ठीक होंगे। ये सुनकर रावी की होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, फिर ठीक है, पर तभी भी मैं एक बार उन्हें कॉल कर लेती हूँ। ये कहते हो उसने राजन शाही का नंबर डाल कर दिया। राजन शाही जो अभी भी अपने परिवार की तस्वीर के सामने बैठे थे, उन्होंने फ़ोन पर नंबर देखा और उठाते हुए कहने लगे, तो हमारी राजकुमारी कैसी है? वीरा ने कहा, मैं बहुत ठीक हूँ ग्रैंडपा, आप कैसे हैं? राजन शाही मुस्कुराए। लड़की की प्यारी आवाज़ उनके दिल को सुकून दे रही थी और उन्होंने कहा, मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम दोनों यहाँ कब आ रही हो? रावी ने अपनी बहन को देखा जो पूरी तरह फाइल में घुसी हुई थी और कहा, पता नहीं, थोड़ी समय बाद मम्मा का ऑपरेशन है, हमें नहीं लगता कि तब तक कोई बहा पाएगा। राजन शाही ने आह भरी और कहा, मैं समझ सकता हूँ, नई रिपोर्ट में सच में बहुत परेशानी है। ये सुनते ही रावी की आईब्रो से आपस में जुड़ गई और उसने थोड़ी और बात करके फ़ोन कट कर दिया। वह मुड़ी और अपनी बहन से कहने लगी, दी क्या मिस्टर सिद्धार्थ ले आपको मम्मा की नई रिपोर्ट भेजी है? वीरा जो कब से काम कर रही थी अचानक से एक्टिव हो गई और कहने लगी, ऐसा नहीं हुआ है। रावी ने कहा, अभी मम्मा की कुछ टेस्ट हुए हैं जिसकी रिपोर्ट आई है, हमें देखना होगा। वीरा ने जल्दी से शिव को बुलाया और उसे इंस्ट्रक्शन दे दिए। शिव एसके रिसर्च सेंटर के लिए निकल गया। राजवंश कॉर्पोरेशन। वायु और धैर्या जब ऑफिस पहुंचे तो दोनों क्या चेहरा उदास था। दर्द जो दोनों के दिल में था वह एक दूसरे से नहीं बता पा रहे थे। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद धैर्या ने खुद को पूरी तरह काम में डूबा चुकी थी। उसे रह रहकर वायु का उदास चेहरा याद आ रहा था। लंच टाइम में धैर्या अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी और उसकी नज़र बार बार अपने फ़ोन पर जा रही थी। ऑफिस आने के बाद से उसे वायु का एक बार भी फ़ोन नहीं आया था, यहाँ तक कि उसने उसे लंच करने को भी नहीं बुलाया था। रोज वह दोनों साथ में ही लंच करते थे और आज ऐसा नहीं हो रहा था। वह अपने ख्यालों में ही थी कि उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। इप्लालोइज का एक ग्रुप आपस में बातें कर रहा था। एक लड़की ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? वह लड़की वायु सर के केबिन में। लड़के ने कहा, हाँ, वह बहुत सुंदर थी और करण सर खुद से रिसीव करने आए थे। एक और लड़की ने कहा, मैंने सुना है वो किसी मीटिंग के लिए यहाँ आई है, पर वो इतनी अच्छी थी कि मुझे लग रहा है वायु सर उस पर फ्लैट हो जाएंगे। बातें करते हुए वो लोग कैंटीन की तरफ जा चुके थे, पर उनकी बातें सुनकर धैर्या उदास और गुस्सा दोनों हो गई थी। वह खड़ी हुई और लिफ्ट की तरफ जाकर खुद से कहने लगी, सुंदर लड़कियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इन्हें तो हम अभी बताते हैं। वायु के केबिन की तरफ जाते हुए धैर्या का चेहरा गुस्से से लाल था और बॉडीगार्ड से ये देखकर हैरान थे। किसी ने कभी उसके फेस की ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देखे थे, पर किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। धैर्या बिना नोक करे केबिन में इंटर हो गई और वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरएस कॉर्पोरेशन। सिद्धार्थ एक कुर्सी से बंधा था और उसके सामने रावी और वीरा खड़े थे और उनके साथ डरी हुई आहना। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे इस तरह उठाकर यहाँ लाया गया है। वह बेचारा तो चुपचाप अपना काम कर रहा था। उसे अपने ख्यालों से बाहर रावी की ठंडी आवाज़ लाई। उसने कहा, सिद्धार्थ अंकल, आपको नहीं लगता मम्मी की हेल्थ रिपोर्ट आपको हमें बताना चाहिए, ना कि अपने दोस्त को? उन्हें शिव ने बताया था कि धैर्या की सारी मेडिकल रिपोर्ट वायु राजवंश को दिखाई गई है। उसके बाद सिद्धार्थ ने उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उनकी मम्मी उनकी लाइफ थी।
सिद्धार्थ को अब सारा माजरा समझ आ रहा था। उसका सच में रोने का मन कर रहा था। वीरा ने कहा, आपके मुंह से टेप हट जाएगा, पर आपको अभी सच बताना होगा, वरना आप ऐसे ही ठीक है। सिद्धार्थ जल्दी से गर्दन हमें हिलाई। शिव ने उसके मुंह से टेप हटा दिया। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे हाथ तो खोल दो। वीरा ने एक पेन अपने हाथों में घुमाते हुए कहा, सच। सिद्धार्थ सच में उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वीरा पहले ही बीमार थी, पर वो उनसे जीत भी नहीं सकता था। इसीलिए अपनी हार मानकर उसने उन्हें सब बता दिया। ये जानकर कि धैर्या की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है और उसने बचने के चांसेस अब 30% हो गए हैं। दोनों बच्चियों का दिल कांप उठा। वीरा जो पेन पहले अपने हाथों में घुमा रही थी वो नीचे गिर चुका था और उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसका दिल बुरी तरह दर्द कर रहा था। रावी रोते हुए उसके गले लग गई और कहने लगी, दी वह ठीक हो जाएगी ना। वीरा होश में आई और अपनी बहन की पीठ सहलाते हुए कहने लगी, सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। वहां खड़ी शिव, सुल्तान, अहाना और सिद्धार्थ को उनके लिए काफी बुरा लग रहा था। स्वामी राज फिल्म स्टूडियो। एक चमचमाती कार रुकी और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर आया। वहां खड़े कई सारे लोगों की नज़र उस पर चली गई और उसे एक सेलिब्रिटी समझकर वह उसके पास इकट्ठा हो गए। बॉडीगार्ड की एक बड़ी टीम ने उसके लिए रास्ता बनाया, जिससे वह स्टूडियो में एंटर हो गया। डायरेक्टर ने जैसे ही उसे देखा, वो जल्दी से उसके पास पहुंचे और कहने लगे, सर आप आ गए, हमने पूरी कोशिश की है, उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। ये कहकर वह उसे क्रू के पास ले गया। डायरेक्टर ने जोर से क्लैपिंग कर कर सबको अपने पास बुलाया और कहा, गाइज आज हमारी फिल्म में एक और मेंबर ज्वाइन करने वाले हैं। ये कहते हुए उन्होंने उसे आगे कर दिया। निधि जो अभी अभी शूट खत्म कर आई थी, उसने हैरानी से आंखें बड़ी कर कर खुद से कहा, तेजस यहाँ क्या कर रहा है। उसके साथ चल रही असिस्टेंट ने कहा, मैम वो नया मेंबर कितना हैंडसम है ना। मैंने सुना डायरेक्टर सर ने बताया कि वह सेकंड मेन लीड है, पर ये तो भव्य सर से भी ज्यादा हैंडसम है। राजवंश कॉर्पोरेशन। वायु ने जैसे ही आवाज सुनी, उसने दरवाजे की तरफ देखा और उसकी नज़र धैर्या के आंसू भरे चेहरे पर गई। उसने जल्दी से रूपल को धक्का दे दिया, जो लगभग उसके ऊपर गिरी हुई थी और उनकी पोजीशन बहुत अजीब थी। वायुरा कि इस तरह धक्का दिए जाने से रूपल संभल नहीं पाए और जमीन पर गिर गई। वायु तेजी से उठकर धैर्या के तरफ बढ़ा, पर वह रोते हुए वहां से भाग चुकी थी। वायु अपनी जगह जम गया। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद धैर्या ने अपने आंसू साफ किए और अपनी दवाई ले ली, क्योंकि उसके सीने में काफी तेज दर्द हो रहा था। वीर उसे इस तरह देखकर उसके पास आया और परेशान होकर कहने लगा, तुम ठीक हो। धैर्या ने अपना सिर उठाया और कहा, हमें घर जाना है, क्या आप वहां हमें छोड़ देंगे। उसका आंसू भरा चेहरा देख वीर को बहुत बुरा लग रहा था और वह उन दोनों की लीव एप्लीकेशन सबमिट करके उसे वहां से ले गया। वायु के केबिन में रूपल खड़ी हुई और कहने लगी, मिस्टर वायु आप किसी को इस तरह धक्का कैसे दे सकते हैं। वो एक एक्सीडेंट था। असल में जब करण धैर्या को बुलाने जा रहा था, तभी उसे रूपल सिंघानिया वहां मिल गई थी और उनकी कंपनी से उनके अच्छे रिलेशन थे। इस कारण उसे मजबूरी में रूपल को वायु के केबिन में मीटिंग के लिए ले जाना पड़ा। वायु जो बेसब्री से अपनी जान का इंतजार कर रहा था और रूपल को वहां देखकर वह बहुत गुस्सा हो गया था, पर मीटिंग जरूरी थी इसीलिए वह चुप था। वो अपने ख्यालों में ही था कि रूपल उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, मिस्टर वायु आप काफी परेशान है। वायु ने उसका हाथ झटका और बाहर जाते हुए कहने लगा, ये आपकी परेशानी नहीं है, मीटिंग खत्म हो चुकी है, आप जा सकती है। ये कहकर वायु तेजी से वहां से निकल गया। इधर रूपल की होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने पहले ही धैर्या को विंडो से वहां आते देख लिया था और वह जानबूझकर वायु के ऊपर गिर गई थी। उसने खुद से कहा, यही तो मैं चाहती हूँ, तुम दोनों इसी तरह दूर हो जाओ ताकि वायु मेरे करीब आ सको। एसके हॉट रिसर्च सेंटर। सिद्धार्थ अपने केबिन में बैठा और उसका एक हाथ अपने सर पर था। सारी जानकारी, इलाज और ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस को समझाने के बाद शिव खुद उसे और आहना को वापस छोड़ने आया था। आहना ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम ठीक हो। सिद्धार्थ ने पास में रखे गिलास का सारा पानी पिया और कहने लगा, मुझे चिंता वीरा की है। उसे डॉक्टर ने प्रेशर लेने से मना करा है, पर फिर भी उसे सब जानना था, यह उसकी हेल्थ इफेक्ट करेगा। तुम उसके लिए वह मेडिसिन ले जाना तो डॉक्टर ने बताई है। आहना सिद्धार्थ की बातें सुनकर थोड़ी उदास हो गई थी और वह बहाना बनाकर वहां से चली गई। थोड़ी देर तक जब आहना वापस नहीं आई तो सिद्धार्थ ने उसे फोन किया, पर उसका फोन वही केबिन में था। वह उठा और बाहर उसे ढूंढने निकल गया। कुछ लोगों से उसे पता चला कि आहना लैब में है। जैसे ही वो वहां पहुंचा, किसी के चिल्लाने की आवाज में के कानों में गूंजी।
धैर्या का घर। धैर्या अपने कमरे के बेड पर मुंह के बल लेटकर रो रही थी। उसने खुद से कहा, आपने ऐसा क्यों किया वायु? आप क्या कर रहे थे उस लड़की के साथ? हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। वो रोते हुए खुद से बातें कर ही रही थी कि किसी ने उसे तेजी से अपनी तरफ खींच लिया। धैर्या ने जल्दी से उस इंसान को लात मारी और दूर खड़ी हो गई, पर जैसे ही उसकी नज़र उस चेहरे पर गई उसने जल्दी से उसके पास जाते हुए कहा, वायु आप ठीक तो है ना? क्या आपको दर्द हो रहा है? ऑफिस में जब वायु धैर्या को ढूंढ रहा था तब उसे पता चला था कि वह घर जा चुकी है। वह तेजी से उसके घर पहुंच गया था। उसके पास पहले से ही घर की चाबी थी। धैर्या के कमरे में पहुंचकर जब उसने उसे इस तरह रोते हुए उसको गलत समझते देखा तो वह बहुत बुरा फील कर रहा था। उसने उसे अपनी तरफ खींचा, पर उसने नहीं सोचा था कि वह उसे इतनी जोर से मार देगी। वायु ने अपने पेट को सहलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। जब धैर्या ने देखा कि वह ठीक है तो उसे वापस ऑफिस वाला सीन याद आ गया जिससे वह गुस्सा हो गई। उसने तेज आवाज में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। वायु ने अपने गुस्से से भरी पत्नी को देखा और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, अगर नहीं जाऊं तो? धैर्या इतनी गुस्से में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बेड पर रखे सारे पिलो वायु पर फेंकना शुरू कर दिया और लास्ट में बचे पिलो से खुद उसे मारने लगी। उसने कहा, आप बुरे हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या आपको पसंद है या फिर यह इसीलिए है क्योंकि हम कुछ दिनों में मर जाएंगे? वायु जो कब से चुपचाप उसकी मार खा रहा था उसकी आखिरी बात सुनकर गुस्सा हो गया और उसने धैर्या को उसके बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, डांटना है डांट लो, मारना है मार लो, अगर गुस्सा होना है तो वह भी हो जाओ, पर खबरदार जो दोबारा मरने के बाद कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए लॉयल नहीं हूँ? मैं किसी और को ढूंढ रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो हजारों लड़कियां हैं जो एक इशारे पर मेरे पास आने के लिए तैयार हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल, आत्मा, शरीर, मेरा सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है और वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। ऑफिस में जो तुमने देखा वह सब एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं, पर लगता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। यह कहते हुए उसने धैर्या को छोड़ दिया और बाहर जाते हुए कहने लगा, शायद मैं वह अकेला हूँ जिसने तुमसे प्यार किया था, क्योंकि अगर तुम भी मुझसे प्यार करती तो तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसा सवाल आता ही नहीं। ये कहकर वो वहां से जाने ही वाला था कि धैर्या ने उसे पीछे से गले लगा लिया और रोते हुए कहने लगी, मत जाए, हमें माफ कर दीजिए, हम आप पर शक नहीं कर रहे थे, हम डर गए थे, हमें लग रहा था कि वह आपको हमसे छीन लेगी। आप बताइए, हमें क्यों डर नहीं लगेगा जब हम जानते हैं कि जिंदगी और मौत का डर हमारे साथ चल रहा है। वायु सच में बहुत गुस्सा था, पर धैर्या के रूधे हुए गले से निकल रहे शब्दों को सुनकर उसका गुस्सा शांत होने लगा था। उसने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं ये आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं किसी और का नहीं हो सकता। धैर्या ने जल्दी से हमें गर्दन हिलाई। उसकी आंखें बुरी तरह लाल थी और उसी तरह उसके गाल भी। धैर्या ने जोर से वायु को गले लगाया और कहा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कितनी मुश्किल से हमें सब मिला है। वायु ने अपनी पकड़ उसकी पीठ पर कसी और कहा, तो वादा करो, तुम कोशिश करूंगी, तुम हिम्मत रखोगी और यह कभी नहीं बोलोगी कि तुम्हें कुछ होगा। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हें फाइट करना होगा मेरे लिए, खुद के लिए, उन लोगों के लिए जो तुमसे प्यार करते हैं। धैर्या ने अपने सिर को उसके सीने में दबाते हुए हाँ मैं गर्दन हिलाई। वायु ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरा और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ झुकने लगा। तभी दरवाजे के पास से एक आवाज आई। धैर्या ने मुड़कर उस तरफ देखा और कहा, शायद कोई है। वायु ने वापस उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, घर लॉक है। ये कहकर उसने अपने होठ को उसके होठों से जोड़ दिया। नीचे रावी और वीरा के कमरे में दोनों अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी। रावी ने चिढ़कर उसने अपने पैरों को पटकते हुए कहा, क्यों शिव भैया, आप हम दोनों को वहां से क्यों ले आए? आपने देखा नहीं मम्मा पापा कितने ज्यादा इमोशनल हो गए थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं जाकर उन्हें हग करूं और उन दोनों को चुप कराओ। वीरा भी थोड़ी कंफ्यूज थी और अपना सिर उठाकर शिव को ही देख रही थी। शिव को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन दोनों से क्या कहें।
राजवंश कॉर्पोरेशन में धैर्य के साथ अगर कुछ भी हो जाता था या वह किसी चीज से परेशान होती थी तो वीर हमेशा उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि वो उनका एक इन्फॉर्मर भी बन गया था। जैसे ही उन लड़कियों को पता चला कि उनकी मम्मी काफ़ी परेशान थी और घर आ चुकी है तो उन्हें लगा कि उन्हें उनकी रिपोर्ट के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए बिना किसी चीज़ की परवाह किए हैं वह लोग जल्दी से घर पहुँच गई। पर उन्होंने अंदर जाने से पहले ही वायु को घर में जाते हुए देख लिया था, इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे गई थी और उन्होंने वह सब देखा था जो उस कमरे में हुआ था। रावी ने वीरा का हाथ पकड़ा और कहा, दी आपने देखा मम्मा किस तरह पापा को मार रही थी? ऐसा लगता है जैसे पापा उनसे बहुत डरते हैं। पर जैसे ही मम्मा ने कहा कि उन्हें कुछ हो जाएगा वह कितने गुस्सा हो गए थे। उन सारी बातों को याद करते हुए वीरा नहीं जानती थी, पर उसकी होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। एक इंसान जो उसकी माँ को प्रोटेक्ट करना चाहता हो, जो उसका ख्याल रख रहा हो और जो उसे हिम्मत दे रहा हो कि वह जिंदा रहेगी, उनके लिए सबसे कीमती तोहफा था। वह सब सोचते हुए उसे याद आया कि जब धैर्य और वायु हग कर रहे थे तो शिव उन दोनों को खींचकर अपने साथ नीचे ले गया था। उसने वापस अपनी सख्त नज़रों को शिव को देखा और कहा, मुझे जवाब दो। वह मौका था जहां उसे वायु एक अच्छा इंसान लग रहा था, पर इससे पहले कि वो उसे अच्छे से समझ पाती उसने अपने आप को नीचे पाया। शिव ने अपने माथे पर हाथ रखा और खुद से कहा, क्या दिखाता इन बच्चियों को कि उनकी मम्मी पापा रोमांस करने वाले हैं। जिस तरह से वायु ने धैर्य के चेहरे को अपने हाथों में थमा हुआ था, शिव समझ गया था कि उनके बीच जरूर कुछ इंटीमेट होने वाला है, इसलिए वह बच्चों का ख्याल करते हुए उन्हें नीचे ले आया था। पर वह ये बात तो नहीं समझा सकता था। वीरा ने भरी और रावी को अपने साथ खींच कर ले जाते हुए कहने लगी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। शिव ने अपने दिल पर हाथ रख दिया और उन दोनों के साथ वहां से चला गया। एसके हॉट रिसर्च सेंटर। सिद्धार्थ जल्दी से लैब में गया जहां से आवाज आ रही थी और वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गया। एक आदमी जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और उसका चेहरा और आंखें गुस्से से लाल थी। उसने आहाना की गर्दन पकड़ रखी थी और उसके पैर जमीन से ऊपर थे। आहाना बुरी तरह खांसते हुए उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा नीला दिखने लगा था, जैसे वह कुछ ही देर में मर जाएगी। सिद्धार्थ जल्दी से अपने शौक से बाहर आया और उसने उधर पहुंचकर उस आदमी को जोरदार लात मारी, जिससे वो एक टेबल से जा टकराया, जिस टेबल कई सारे केमिकल्स के जा रखे थे और वो उस पर गिर गई। शरीर में हो रही जलन से वह आदमी चलाने लगा और खिड़की से कूदकर भाग गया। सिद्धार्थ उसके पीछे जाना चाहता था, पर उसने मुड़कर जब आहाना की हालत देखी तो वह रुक गया और आहाना के पास जाकर उसके गालों को थपथपाते हुए कहने लगा, आहिना तुम्हें क्या हुआ है, उठो। आहाना ने अपनी धुंधली आंखों से सिद्धार्थ को देखा और उसका हाथ कस के पकड़ के कहने लगी, वो मुझे ले जाएगा, वो फिर से मुझे ले जाएगा, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना उसके साथ। उसकी आंखें इतनी ज्यादा दुख से डूबी थी कि वो लगभग सिद्धार्थ से भीख मांग रही थी। सिद्धार्थ को ये देखकर बहुत दुख हुआ और उसने जल्दी से उसे गले लगा लिया और कहा, तुम्हें कोई कहीं नहीं ले जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर किसी ने तुम्हें हाथ लगाने की भी हिम्मत की तो वह इंसान जिंदा नहीं रहेगा। आहाना नहीं जानती क्यों, पर वह सिद्धार्थ की बाहों में सेफ फील कर रही थी। सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठाया और अपनी केबिन के तरफ चला गया। हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। उन सब को इग्नोर करते हुए सिद्धार्थ ने अपने केबिन में जाकर आहाना को सोफे पर लेटाया और उसे चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने उसे 2 इंजेक्शन की दिए और एक पतले से ब्लैंकेट से कवर कर उसके सिर को थपथपाने लगा। स्वामी राज फिल्म स्टूडियो। आज का शेड्यूल बहुत बिजी था और हर किसी को कोई ना कोई सीन आज पूरा करना था, इसीलिए पूरा क्रू बहुत बिजी था। निधि काफी परेशान थी। उसकी नज़र बार बार तेजस पर जा रही थी, जो अपनी परफेक्ट एक्टिंग से सबका दिल जीत चुका था। निधि को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, इसलिए उसने एक्टिंग कोर्स किए थे और तेजस को हमेशा उसके साथ रहना पसंद करता था, इसीलिए वह जो करती थी वो उसमें उसका साथ देता था। इसी कारण वह बहुत अच्छी एक्टिंग करता था, पर परिवार और खानदान के नाम के कारण उसने कभी इसे अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। निधि ने अपने सर पर हाथ रखा और कहा, तेजस तुम करना क्या चाहते हो? उसने इतना कहा ये था कि उसे अपने पीछे से एक जेंटल वॉइस सुनाई थी।
तुमसे प्यार बहुत सारा, इतना कि तुम उसे सहन ना कर पाओ। तेजस की कही हुई बातों को सुनकर निधि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुड़कर देखा, तेजस ने ब्लू कलर का लॉन्ग शर्ट और वाइट कलर की पेंट पहनी थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि निधि अपनी पलकें झुकाना ही भूल गई। तेजस ने झुककर उसके गालों को पिंच किया और कहा, ऐसे मत करो वरना अभी सबके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। निधि हड़बड़ा गई और कहने लगी, मुझे सीधे सीधे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तेजस ने उसके साथ में रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं एक्टिंग करने आया हूँ। निधि ने अपने दोनों हाथ को फोल्ड किया और उसे घूरते हुए कहने लगी, हाँ देख रही हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। वो जहाँ बैठे थे उधर इस समय कोई भी नहीं था क्योंकि स्टाफ आज बहुत बिजी था। निधि की असिस्टेंट भी कुछ काम से डायरेक्टर से मिलने गई हुई थी। तेजस ने निधि की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है हर बार सब वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे सब चाहते हैं? इस बार नहीं, इस बार या तो तुम्हें पाऊंगा या तुम्हें और खुद को खत्म कर दूंगा। निधि ने उदास होकर कहा, तेजस ये सब मत करो, हर एक कदम जो हम साथ में रखेंगे वह हमें सिर्फ हमारी तबाही की तरफ ले जाएगा। तेजस ने अपने स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बर्बाद होंगे तो साथ में होंगे, प्यार करेंगे तो साथ में करेंगे, अगर तुम नहीं भी करोगी तो मैं अकेला ही काफी हूँ। निधि को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पागल आदमी को क्या समझाए, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और जो वह करना चाहता था उसे करने दिया। अगर उसे एक्टिंग करनी थी तो वह करे, देखते हैं जबकि दादी सा को पता चलेगा तो वह उसके साथ क्या कर रही है। ये सोचते हुए निधि अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। एसके हॉट रिसर्च सेंटर। सिद्धार्थ की केबिन में सिद्धार्थ अपनी सीट पर बैठकर सोफे की तरफ देख रहा था जहां आहाना सो रही थी। कंबल उसके गले के थोड़ा नीचे था जिससे उन पर उंगलियों के लाल निशान देखे जा सकते थे। उसने खुद से कहा, वो इंसान इतनी बुरी तरह एक लड़की को परेशान कर रहा था, उसकी हिम्मत कैसे हुई आहाना को हाथ लगाने की। यह सोचते हुए उसकी आंखें गुस्से से भर गई थी और उसे वही सीन याद आ गया था। उसने सोचा, अगर वह थोड़ी और देर करता है तो शायद उसके सामने सो रही लड़की जिंदा नहीं होती। यह ख्याल आते ही उसका शरीर कांप उठा। नहीं वो जानता था कि वह किस तरह के एहसासों को महसूस कर रहा है, पर वह आहाना को बिल्कुल भी दर्द में नहीं देखना चाहता था। वो हमेशा उसे खुद से झगड़ा करते हुए और मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। ये सब सोचते हुए उसे पता ही नहीं चला कि वो कब उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रख दिया। उसका चेहरा थोड़ा पीला हो गया था पर फिर भी वो उसकी खूबसूरती नहीं छुपा पा रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ना जाने ऐसा क्या था जो आहाना उसकी बात समझ गई और उसने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे सिद्धार्थ हैरान हो गया। वह अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेना चाहता था पर आहाना की पकड़ और मजबूत हो गई। हार कर सिद्धार्थ वहीं बैठ गया और याद करने लगा कि आहाना ने क्या कहा था, उसकी वो दर्द भरी बातें कि वो वापस आ गया है और वो उसे मार डालेगा। उसने खुद से कहा, क्या आहाना उस इंसान को जानती थी? क्या वह अटैक प्लान था? मुझे पता करना होगा। ये कहते हुए उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गया। RS कॉर्पोरेशन। वीरा बिना एक्सप्रेशन के सामने देख रही थी जहां उसकी बहन एक ड्राइंग बना रही थी। उसने कहा, क्या तुम्हारे पास काम की कमी है? रावी ने अपना सिर उठाया और अपने क्रेयॉन को मुंह में दबाते हुए कहने लगी, बहुत सारा काम है, आपको दिख नहीं रहा मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ? ये कहते हो उसने वापस अपना सर झुकाया और ड्राइंग करने लगी। वीरा ने अपने सिर को हिलाया और आने वाले इवेंट की तैयारी की जानकारी को देखने लगी। तभी उसकी लैपटॉप स्क्रीन के सामने एक कागज आ गया। उसने ध्यान से उस कागज को देखा जिसमें एक आदमी जिसकी नीली आंखें थी सीधा खड़ा था और एक औरत जिसके खूबसूरत लंबे बाल और गुलाबी होठ थे मुस्कुराते हुए उस आदमी के कंधे पर सर रखकर खड़ी थी। आदमी ने एक लड़की का हाथ पकड़ा था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वह दोनों बिल्कुल मैच कर रहे थे, और औरत ने भी एक लड़की का हाथ पकड़ा था पर उस बच्ची के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। दोनों ही बच्चों की आंखें नीली थी। अनजाने में वीरा ने अपने कांपते हुए हाथों से उस तस्वीर को छुआ और उसे ध्यान से देखने लगी। रावी ने एक्साइटेड होकर कहा, दी अच्छी है ना? उसे जवाब में उस तस्वीर के 2 टुकड़े मिले जिससे वो उदास हो गई। उसने कहा, आपने इसे क्यों फाड़ दिया? वीरा ने बिना किसी भाव के उसे देखा और कहा, रावी हमें ऐसा कोई सपना देखना चाहिए जो हमें बाद में दुख पहुंचाए। बेहतर होगा तुम इसे खुद छोड़ दो। हाँ, वो उसकी बहन के लिए थोड़ी कठोर हो रही थी पर वह राजवंश परिवार को अच्छे से जानती थी। गलत काम करना उनकी आदत थी और वह ना अपनी बहन ना अपनी मम्मी के साथ कुछ गलत होने देने वाली थी। यह सब सोचते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े वायु और उसकी तस्वीर को मरोड़ दिया।
राजवंश हवेली। निर्मला देवी खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर की तरफ देख रही थी। उन्होंने पीछे खड़े हेमंत से कहा, हेमंत, हम चाहते हैं तुम ये सब दोबारा इन्वेस्टिगेट करो। हमें विश्वास नहीं है कि वो बच्चा हमारे खानदान का वारिस था। जब निर्मला देवी ने उस औरत और बच्चे को देखा था तो उस बच्चे को देखकर उन्हें बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आई थी कि वह उनका हिस्सा है। ऊपर से बच्चे के फीचर्स और उसकी आंखें बहुत ज्यादा अलग थी। औरत भले ही वीडियो वाली औरत से मिल रही थी पर वह भी थोड़ी अलग थी। निर्मला देवी कई सालों से इस परिवार को चला रही थी और वह एक चालाक औरत थी। हेमंत ने हमें सिर हिलिया और कहा, मैंने जांच करी है। ये कहते हुए उसने एक रिपोर्ट निर्मला देवी की तरह बढ़ा दी और कहा, ये दोनों अनाथ है और यह इसी औरत का बेटा था जिसका एक्सीडेंट हो गया था। किसी ने जानबूझकर इन्हें हम तक पहुंचाया है और डीएनए रिपोर्ट बदली है। निर्मला देवी के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़े। उन्होंने धीरे से कहा, आपको क्या लगता है आप अपनी दादी से जीत सकते हैं? अब हमें देखना है सच कब तक छुपा रहता है। धैर्या का घर। धैर्या पीछे मुड़कर जा ही रही थी कि वायु ने उसे पीछे से गले लगाया और अपना सिर उसके कंधे पर रखकर कहने लगा, कितना अच्छा होता अगर सब ऐसा ही होता। मेरे पास कोई परेशानी नहीं होती और तुम्हारे पास कोई दुख नहीं। ये कहकर उसने धैर्या को अपनी तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहने लगा, पर हम हर एक चीज से लड़ेंगे जो हमारे प्यार के बीच में आएगी। धैर्या की काली आंखें वायु की नीली आंखों में डूबती जा रही थी। उसने अपना सिर वायु के सीने पर रखा और उसे गले लगाकर कहने लगी, हमें भी लगता है कि हमारा प्यार हर उस चीज को मिटा देगा जो हमें दूर करना चाहती है। वायु ने अचानक से कहा, वैसे वह लड़की थी बहुत सुंदर। जैसे ही धैर्या ने ये शब्द सुने उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने वायु को धक्का दिया और कहा, आपने फिर उसका नाम लिया और क्या कहा? वो सुंदर थी तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको उसी सुंदर लड़की के पास होना चाहिए। ये कहकर वह पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। वायु मुस्कुराया और उसके पीछे जाने लगा। धैर्या सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि उसे एक बहुत प्यारा गाना सुनाई दिया, जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। धैर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई है। वायु नीचे उतरते हुए उसे देखकर गाना गा रहा था। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि धैर्या उसमें खो ही गई थी। फिर वो मुस्कुराए और मुड़कर वापस आगे जाने लगी। वायु उसके पीछे चल रहा था। उसने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचकर उसका हाथ अपने हाथ में पर लेकर डांस करना है। हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ। गाने की लाइन सुनकर धैर्या ने अपना सिर वायु के सीने पर रखा और आगे गाने लगी। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। अपने सिर को उठाकर धैर्या अपने पंजों के बल खड़े हुए और अपने दोनों हाथों को वायु गले में डालकर उसके होठों पर किस करने लगी। वायु ने उसकी कमर से थाम लिया था। एसके हॉट रिसर्च सेंटर। अहाना जब उठी जब तक शाम हो चुकी थी उसने आसमान को देखा और फिर खुद को उसके शरीर पर एक पतला सा कमल था और वह सिद्धार्थ के केबिन में थी। तभी उसे लैब में हुई घटना याद आ गई जिससे उसका शरीर कांप उठा। उसने खुद को अपनी बाहों में समेटा और कहने लगी, नहीं वह फिर से नहीं आ सकता। वह क्यों आया है? वह तो जेल में था। वह बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी मजबूत इंसान ने उसे गले लगा कर रखा है जिसकी गर्माहट और सुकून दे रही थी। सिद्धार्थ थोड़ी देर के लिए केबिन से बाहर गया था पर जब वो आया तो उसे आहाना बहुत ज्यादा परेशान दिखी। उसे इस तरह देखकर उसका दिल बहुत दर्द कर रहा था। वह जल्दी से उसके पास गया और उसे गले लगाकर बैठ गया। आहाना ने अपना यको ऊपर करा और उसके सामने सिद्धार्थ हैंडसम चेहरा था। कुछ पल तक उसमें खोए रहने के बाद वह होश में आ गई और खुद को संभालते हुए कहने लगी, शाम हो गई है, मैं जाती हूँ। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। ये कहकर उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और केबिन से भाग गई। सिद्धार्थ को उसे रोकने का मौका भी नहीं मिला। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद आहाना को महसूस हुआ कि अब रात हो चुकी थी और आसमान काला दिख रहा था। उसने आसपास देखा, जगह सन्नाटे से भरी थी और किसी भी स्टाफ की गाड़ी वहां नहीं दिख रही थी। आगे चलते हुए उसने खुद के बैग को कस के पकड़ रखा था। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे घूर रहा है। अपनी रफ्तार को तेज करते हुए वह टैक्सी या ऑटो ढूंढ रही थी। तभी एक सफेद कलर की वेन उसके सामने आए और एक लंबे हाथ ने उसे अंदर खींचा और वह वहां से चले गई।
पुरानी बिल्डिंग। वायु शाम होने से पहले धैर्या के घर से निकल चुका था और जब वह राजवंश हवेली जा रहा था तभी उसके फोन पर करण का फोन आया था और जो बात करण ने उसे बताई थी उसे सुनकर वो बुरी तरह गुस्सा हो गया था। इस समय वह एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने दो लोग बंधे हुए थे जिनके हाथों को एक पाइप के सहारे बांधा गया था और वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर लटक रही थी। शरीर से खून की बूंदें टपक रही थी और उनका मुंह जख्मों के निशान से भरा था। वायु ने अपनी सख्त आवाज में कहा, तुम लोगों ने सच में मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की। आवाज दिल को दहला देने वाली थी और जान निकालने वाली थी। वायु अपने टेबल की तरफ झुक गया और उसने अपना एक हाथ अपने सिर पर रख दिया। उसने साइड में खड़े राका से कहा, शुरू करो। जैसे ही उसने ये कहा दो लोगों की चीखने की आवाज उस जगह में गूंजने लगी। राका हाथ में पकड़ी गर्म लोहे की रॉड से उन दोनों को मार रहा था और उनके मुंह में गर्म पानी डाला जा रहा था जिससे उन्होंने खबर लीक करने की गलती की थी। नजारा इतना भयानक था कि कोई आम इंसान उसे देख ना पाए, पर वहां खड़ा हर एक इंसान इमोशनलेस था और वो सामने देख रहे थे। वायु ने वापस उन लोगों की तरह देखा, दोनों सिर्फ मौत की भीख मांग रहे थे। वायु ने कोल्डली उन्हें देखा और कहा, इनके पैर काट दो। शब्दों की खत्म होती ही चार खून से सनी पैर जमीन पर पड़े थे और हवा में लटक रहे आदमी अपने आधे शरीर के साथ थे। खून के बदबू जगह में फैली थी जो नेगेटिव वाइब्स को फैला रही थी। करण वायु के पास आया और कहने लगा, सर अब हम क्या करें? इन लोगों ने हेमंत को बता दिया है कि हम लोगों ने दो अननोन बॉडीज को आपका बच्चा और वह लेडी कहकर उन्हें भेजा था। क्या अब हमें रियल पसंद को खुद ढूंढना होगा? वायु के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। करण ने उसे बताया था कि उनकी टीम के ही दो मेंबर्स ने हेमंत को उनकी सारी प्लानिंग बता दी थी और निर्मला देवी जान चुकी थी कि वह एक नाटक था और अब वो फिर से अपने वारिश वाले खेल की कोशिश में जुड़ जाएगी। उसने करण की तरफ देखा और गंभीर होकर कहा, ठीक है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे और उन्हें यहाँ से दूर भेज देंगे, पर याद रहे ये सब सीक्रेटली होना चाहिए और इस बार जो गलती हुई में वह दोबारा नहीं होनी चाहिए। यह उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा था जो उसके बेस में खड़ा हर एक इंसान सुन सकता था। करण को तो पहले से ही पता था कि वायु के असली बच्चे और माँ कौन है, पर अगर वह अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके ये बताएगा कि यही वह सेरोगेट मदर धैर्या और आरवी उसकी बेटियां हैं तो उसके बॉस खुश हो जाएंगे। ये सोचते हुए उसने ये प्लानिंग बनाई थी, पर वह इस बात को नहीं जानता था कि यह प्लान उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी पॉइंट चैनल पर।